हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। आई होप आप सभी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, राइट। एट द सेम टाइम आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे भी होंगे जो थोड़ा अभी बॉर्डर लाइन पर होंगे। बॉर्डर लाइन पर मतलब कि आप लोगों को थोड़ी सी अनसर्टिनिटी होगी कि शायद प्रीलिम्स क्लियर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, राइट। और कहीं ना इस बॉर्डर लाइन पे होने की वजह से आपके दिमाग में आ जाती है क्या, अनसर्टिनिटी। अनसर्टिनिटी किस चीज़ की, कि क्या अब मुझे मेंस के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। आई एम वेरी श्योर आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा फील कर रहे होंगे। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। अभी करेंटली चल रहा है जून का मंथ, राइट। और जो हमारा एग्ज़ाम है मेंस का वो सितंबर के अराउंड मिड में स्टार्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि अभी से लेके सितंबर तक कितना टाइम बचा है। आप देख रहे हो काफ़ी कम टाइम बचा है, नियरली 3 मंथ्स ही हैं। और अगर अभी आपने नियरली 20 से 25 दिन और वेट किया जब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, तो आपको नहीं लग रहा कि आप ये 20 से 25 दिन काफ़ी हद तक वेस्ट कर दोगे सिर्फ इसी चक्कर में कि आप प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट कर रहे हो। होगा क्या, मान लो कल को 25 दिन बाद आपका रिजल्ट आ गया और आप क्लियर कर गए प्रीलिम्स, तो आप मेंस के लिए काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि आप ये 20 से 25 दिन का अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए जो कि बाकी के सीरियस एस्पिरेंट्स ने कर दिया। तो मेरी आपको यही सजेशन है कि भले ही आप थोड़ा बॉर्डर लाइन पर भी फील कर रहे हो और थोड़ी अनसर्टिनिटी भी फील है, बट आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अभी, क्योंकि प्रीलिम्स अभी रिसेंटली हुआ है। थोड़ा सा आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो एंड फिर उस ब्रेक के बाद आप मेंस की अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। तो जब हम मेंस की प्रिपरेशन करते हैं ना, काफ़ी बार डाउट आ जाता है कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, राइट, या फिर क्या क्या सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज के लेक्चर में अंदर हम जनरल स्टडीज़ पेपर 1 को अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमें पढ़ने होते हैं, सिलेबस को डिकोड करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद ना आपको जीएस पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं हमारी टाइमलाइन के बारे में। देखो, 17 सितंबर को आपका ना जीएस पेपर 1 होगा फ्रॉम 9 AM टू 12 PM। फिर सेम डे पेपर 2 होगा, फिर नेक्स्ट डे पेपर 3 एंड पेपर 4 होंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी ना नेक्स्ट आने वाले दिनों में वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे ये जो जीएस पेपर 1 के बारे में। तो जब मैं बात करता हूँ जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के बारे में, ये पर्टिकुलर टॉपिक को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, जैसा हमने यूपीएससी ने हमें बताया भी है। पहला टॉपिक क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, साथ ही साथ हिस्ट्री। ये पर्टिकुलर हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, ये चीज हमें मेंशन है सिलेबस के अंदर। और तीसरा हो गया सोसाइटी, राइट। सिर्फ इतने से तो देखो पता नहीं लग रहा हमें एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। हालांकि हमने 3 ब्रॉड डिवीजन कर दी हैं कि एक डिवीजन में है हिस्ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग, दूसरी डिवीजन है हमारे पास ज्योग्राफी के कॉरस्पॉन्डिंग एंड तीसरी है सोसाइटी के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक बार जान लेते हैं कि यूपीएससी हमसे इन सब्जेक्ट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कितने कितने क्वेश्चन या कितने % मार्क्स से पूछता है। तो अगर मैं बात करूं जीएस पेपर 1 की, और मैं अगर 2021 वाले एग्जाम यानी कि लास्ट ईयर की बात करूं, तो नियरली 42% मार्क्स, यानी कि अब जानते हो 250 मार्क्स का हमारा पेपर होता है। तो 250 मार्क्स में से 42% मार्क्स का जो पेपर था वो नियरली हमारा ज्योग्राफी से आया था। उसके बाद हिस्ट्री में से नियरली 30% एंड सोसाइटी में से 28%। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ज्योग्राफी सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जीएस पेपर 1 का, फॉलोड बाय हिस्ट्री एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ सोसाइटी, राइट। अब एक एक करके ना इन तीनों टॉपिक्स को उठाते हैं, इनकी फर्दर सब डिवीजन देखते हैं एंड टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो जो हमें सिलेबस दिया हुआ है जीएस पेपर 1 हिस्ट्री का वो है ये। इसके अंदर आपको कवर करना होता है इंडियन कल्चर, जिसके अंदर आपको डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हो गया, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। देखो भले ही एक लाइन है पर एक लाइन में भी बहुत सारी चीज़ें बता दी उन्होंने। साथ ही साथ मॉडर्न इंडिया के बारे में फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है ना, क्लियरली मेंशन कर दिया 18th सेंचुरी से लेके प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़। देखो पर्सनैलिटीज़ के ऊपर भी ना काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको यहाँ पे मेंशन किया है। साथ ही साथ फ्रीडम स्ट्रगल, वहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, कुछ पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी यहाँ पे कंपोनेंट मेंशन किया गया है। साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी यहाँ पे आपको एस्पेक्ट दिख जाएगा, राइट। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री के रिगार्डिंग पॉइंट्स भी मेंशनड है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, नेशनल बाउंड्रीज किस तरह से डिवाइड हुई,
डीकोलोनाइजेशन का क्या प्रोसेस था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारा का सारा सिलेबस हमें यूपीएससी की तरफ से प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आपने अगर चीज़ नोटिस करी हो कि सर इस सिलेबस में तो इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री भी बोल दिया, मेडिवल भी बोल दिया, मॉडर्न भी बोल दिया, आर्ट एंड कल्चर भी बोल दिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस भी बोल दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, सिर्फ एक ही पेज है तो 5 लाइन नहीं, बट इन 5 लाइनों के अंदर इतनी सारी चीज़ें बोल दी। पर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? देखो उसके लिए मैंने आपके लिए ना ये टेबल बनाया या ग्राफ बनाया। इसमें देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो मॉडर्न हिस्ट्री को, तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में 2021 में आया था 40 मार्क्स का पेपर, उससे पहले 25 मार्क्स का था, फिर 19 में 50 मार्क्स का था, 2018 में ये 10 मार्क्स का था एंड 2017 के अंदर ये 65 मार्क्स का था। तो अगर आप थोड़ा सा ना मोटा मोटा एनालाइज करो कि मॉडर्न हिस्ट्री में ना जो रेंज बन रही है लगभग वो 40 से 50 मार्क्स की बन रही है। किसी साल ज़्यादा भी आ गया जैसे 65 मार्क्स, किसी साल कम भी था कि 10 मार्क्स का, बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा एवरेज निकालोगे ना तो 40-50 मार्क्स के आसपास बनेगी। तो डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन, अगर मैं हिस्ट्री के ओवरऑल सेक्शन की बात करूं। उसी तरह अगर मैं बात करूं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की, तो यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 2021 के अंदर, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। तो काफ़ी कम वेटेज है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता लगती है कि जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर बनाएंगे ना कि क्या चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है, जो चीज़ ज़्यादा डीप में पढ़नी है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि सिर्फ 10 मार्क्स का ही पेपर आया है। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो 10 मार्क्स का 2021 में आया था, उसके पहले क्वेश्चन इसके कॉरस्पॉन्डिंग काफ़ी कम आए हैं। साथ ही साथ बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी कॉन्स्टेंट सा बना हुआ है पिछले कुछ सालों में कि एक क्वेश्चन यहाँ से हमें हर साल दिखता है। 2020 में नहीं दिखा हमें, बट 21 में हो गया, 2019 में, 18, 17 में हर साल एक एक क्वेश्चन आया है। ज़्यादातर वो 15 मार्क्स के अंदर आया है, 2017 को छोड़ के वहाँ पे ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। लास्टली अगर मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर की, तो देखो लास्ट ईयर 2021 में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बट 2020 का ज़रा नोटिस करो, यहाँ पर 50 मार्क्स का पेपर देखने को मिला था। 2 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन थे 10 मार्क्स के। तो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया था इन 2020। साथ ही साथ उसके पहले भी 10 मार्क्स, 35 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का पेपर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखा गया है। तो कहीं ना आप मान के चल सकते हो कि आर्ट एंड कल्चर में भी ना 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इन हिस्ट्री पोर्शन, राइट। तो ये सारे पर्टिकुलर चीज़ का दिखाने का मेरा मकसद यही था कि आप ना अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को सेट कर लो कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे उस हिसाब से प्रायोरिटी पे रखनी है। तो अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से आके बनता है। पहला हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, 40 से 50 मार्क्स नियरली। उसके बाद आ जाता है आर्ट एंड कल्चर, नियरली 20 से 30 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ सकता है। थर्ड पे वर्ल्ड हिस्ट्री, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, राइट। एंड लास्टली पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, यहाँ से नॉर्मली या तो 0 क्वेश्चन आएगा या मैक्स टू मैक्स 1 क्वेश्चन आएगा। तो हमने अपना प्रायोरिटी ऑर्डर भी सेट कर लिया कि हिस्ट्री को हमें किस हिसाब से प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना है। देखो प्रायोरिटी बनाने की जरूरत पता क्या पड़ती है, क्योंकि एक ना हमें अपनी स्टडीज़ को एक तरह से ना स्ट्रक्चर मिल जाता है कि किस तरह से हमें चीज़ें पढ़नी है। एक तरह से हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं कि कौन सी चीज़ पे मुझे कितना ज़्यादा टाइम देना है, किस पे ज़्यादा मुझे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, राइट। और जो हमारा इनफैक्ट में जो ओनली आईएएस की टीम है, उनके द्वारा भी जब कोर्सेज वगैरह डिफरेंट लॉन्च किए जाते हैं, चाहे मेंस के हो या प्रीलिम्स के हो, वहाँ पर भी ना इस शेड्यूल को, इस स्ट्रक्चर को, इस ऑर्डर को बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। इवन अगर मैं अपने हमारे मेंस क्रैश कोर्स की बात करूँ, तो इस मेंस क्रैश कोर्स के अंदर क्या है कि एक प्लान शेड्यूल के अंदर ना आपको प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा खासा फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर होगा। होता क्या है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने अच्छे से किए हुए हैं ना, तो काफ़ी हद तक चीज़ें हमारे दिमाग में एक तरह से क्लैरिटी हो जाती है कि हमें किस डायरेक्शन में चीज़ों को आगे प्रोसीड करना है। इसके साथ ही साथ कोर्स के अंदर आपको डेडिकेटेड मेंटरशिप भी मिलेगी, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो हार्ड वर्क भी इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही साथ स्मार्ट वर्क भी। तो वो चीज़ें आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर डेफिनेटली मिल जाएंगी। सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसके साथ ही एस्से और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग होती रहेगी। तो ये सारा का सारा कोर्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपने मेंस को क्रैक करने के लिए। ये ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या info@onlyis.com पे मेल भी डाल सकते हो। थोड़ा आगे चलें और अगर देखें कि किस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मैंने जैसे बताया सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में यही कंपोनेंट था।
तो 2021 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट। आप जानते हो, ठीक है ना, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में प्रीलिम्स में हमने अच्छे से पढ़ी थी ये चीज़ कि किस तरह से, तो पूछ रहे हैं कि मॉडरेट्स ने एक तरह से कैसे बेस प्रिपेयर किया। आप जानते हो कि मॉडरेट्स की ना कुछ लिमिटेशंस भी थी, बट यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि किस तरह से एक तरह से बेस क्रिएट किया गया, तो उस पर कॉमेंट करना है, राइट। इजी क्वेश्चन है। साथ ही साथ ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पढ़ते हैं, तो कुछ जो उनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था महात्मा गांधी जी का, वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन किसके ऊपर है, दैट इज डेडिकेटेड टू सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, और यहाँ पे स्पेसिफिकली किस पे, यंग बंगाल। हेनरी विवियन ड्रोजियो के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय जी के बारे में पढ़ा हुआ है, राइट। तो काफ़ी सारी चीज़ें ना जो हमने प्रीलिम्स के लिए यहाँ पे पढ़ी थी ना, वो काफ़ी हद तक हमारे मेंस में हमें हेल्प कर सकती हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मैं एंड में सोर्सेज भी बताऊंगा आपको क्या करना है, बट अभी के लिए हमने थोड़ा एक एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस में हमने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। और 2020 के पेपर देख लो, 2020 में क्या पूछा गया, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज के ऊपर पूछा गया एंड क्या इंपैक्ट उन्होंने लॉन्ग टर्म पे हमारे जो नेशनल मूवमेंट है उस पर किया, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे फिर से 1920s के ऊपर क्वेश्चन आया कि किस तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजिकल स्टैंड्स हमें देखने को मिलते हैं और किस तरह से सोशल बेस को इन्होंने एक्सपेंड किया, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस काफ़ी हद तक ना मतलब डुएबल लगते हैं एटलीस्ट मॉडर्न हिस्ट्री के, क्योंकि हमने प्रीलिम्स में अच्छे से इन चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ रखा है। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में किस टाइप के क्वेश्चन थे। देखो 2021 में सिर्फ एक क्वेश्चन था और ये किसके ऊपर था, भक्ति लिटरेचर, राइट। हमने भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ा है, पर यहाँ पे फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए, भक्ति लिटरेचर के ऊपर। उसी तरह से 2020 में क्या क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चन थे, दैट इज 2 क्वेश्चन थे 15 मार्क्स के, इन 2 क्वेश्चन आए थे 10 मार्क्स के। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो रॉक कट आर्किटेक्चर, पाला पीरियड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने पाला पीरियड को उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा। उसके साथ ही इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन और उसका किस तरह से मॉन्यूमेंट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, राइट। तो ये सब क्वेश्चन इस टाइप के ना आपको अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो अपने पास हमेशा रखा करो। होता क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ना एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, तो जब भी हमने कोई चीज़ पढ़नी है हमने साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालाइज करते रहना है, ताकि पता लगता रहे हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। आगे चलते हैं एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस जैसे कि मैंने आपको बताया ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। 2021 में एक क्वेश्चन आया है 150 वर्ड्स का, और यहाँ पे पूछा गया था कि क्या इश्यूज आए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे आप सारे ना जो भी इश्यूज फेस हुए थे इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद में, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जा सकता है। लास्टली वर्ल्ड हिस्ट्री, नियरली 1 क्वेश्चन हर साल, यहाँ पर भी आप कुछ क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के ऊपर, तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा हेल्प करेंगे कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सर इसके लिए सोर्सेज क्या हैं। है तो डिफरेंट चीज़ें, मॉडर्न हिस्ट्री देखा, बाकी चीज़ें भी देखी, तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं। देखो सोर्सेज में ना एक हमारे ना प्रहार की तरफ, ओनली आईएएस टीम की तरफ से प्रहार लॉन्च किया जा रहा है। इसके अंदर क्या है कि मेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आपको वन स्टॉप सोल्यूशन की तरफ मिल जाएंगी। इनके अंदर आपको डिफरेंट कंटेंट जो होगा कि किस तरह से जो मेंस के लिए रेलेवेंट चीज़ें हैं ना वो सारी एक जगह पे आपके लिए ना कंपाइल करके दी जा रही हैं, तो काफ़ी हद तक ये आपकी ना मेंस की प्रिपरेशन को बेनिफिट कर सकता है, राइट। तो ये तो एक चलो सोर्स हो गया। इसके साथ ही साथ देखो आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है या फिर आप ना करने वाले हो, ठीक है ना, तो प्रीलिम्स क्रैक करने के टाइम पे भी आपने डेफिनेटली कुछ नोट्स बनाए होंगे या फिर कोई बुक्स को पढ़ा होगा, तो आप उन नोट्स को दोबारा से रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको बता भी रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीएम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन था, भक्ति लिटरेचर पे हमने क्वेश्चन देखे, तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीलिम्स के टाइम पे। बस ज़रूरत क्या है, थोड़ा इनके ऊपर हमारा एनालिसिस अच्छा हो। अच्छा जैसे देखा ना कि मॉडरेट्स ने किस तरह से बेस को एक्सपेंड किया, तो थोड़ा ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन हो गया, तो उस एनालिसिस पे थोड़ा सा फोकस करना है और अपने नोट्स को अकॉर्डिंगली एनरिच करना है। अब वहाँ पर आप हमारे प्रहार मैगजीन की भी यूज़ कर सकते हो, बाकी जो आपके पास अपना कंटेंट है उसको भी कहीं ना कहीं आप यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आपको डिफरेंट जैसे होता है ना कि मैप्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। चलो हिस्ट्री में तो शायद उतना मैप्स रेलेवेंट ना हो, कुछ जगह पे हो सकते हैं कि हमने कुछ किंगडम को शो करना हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, या डिफरेंट मान लो अगर भक्ति सेंट्स हो तो आप भक्ति सेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये महाराष्ट्र में ये पर्टिकुलर थे, साउथ इंडिया में ये थे, नॉर्थ इंडिया में ये थे, ईस्टर्न वाली साइड पे कोई और थे, तो उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कुछ डायग्राम्स आप देख सकते हो,
ठीक है ना, या फिर डिफरेंट फ्लो चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रहार मैगजीन में भी मिल जाएंगी, आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, या फिर जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ना जो आपने प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ी थी, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया। अब ये एंड टू एंड नहीं पढ़नी बिल्कुल भी, यहाँ पे आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन लाइन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड्स एंड जो यूपीएससी पूछ रहा है उसमें कुछ सिलेक्टिव चीज़ें आप नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर बुक में से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या तो बिपिन चंद्रा पढ़ी होगी या फिर स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी होगी। तो ये पर्टिकुलर बुक्स जो भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है ना, उसकी एक क्विक रिवीजन आप दे सकते हो, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके कॉरस्पॉन्डिंग पता हो, राइट। तो देखो ये तो स्टूडेंट्स हमने हिस्ट्री का पूरा देख लिया, जितना भी कंपोनेंट था ना हिस्ट्री का वो सारा समझ आ गया। अब दूसरे कंपोनेंट पे चलते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सोसाइटी। देखो सोसाइटी ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना जो क्वेश्चन आते हैं ना वो काफ़ी हद तक रिपीटेड होते हैं। मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा कि किस तरह से रिपीटेड होते हैं, बस 2-3 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। पहले हम देख लेते हैं कि सोसाइटी में से कितना क्वेश्चन आते हैं। तो हमने जैसे कि देखा था कि 2021 में 28% आउट ऑफ टोटल मार्क्स हमारा सोसाइटी में से आता है, और नियरली अगर हम इसको मार्क्स में कन्वर्ट करें तो 75 मार्क्स के आसपास का पेपर आपको यहाँ पे सोसाइटी में से आता हुआ दिख जाएगा। थोड़ा सा और पिछले सालों के साथ भी अगर कंपेयर करें तो देखो 2021 में नियरली 75 मार्क्स, उसके पहले भी 75, 19 में भी 75 थे। 2018 में एक सरप्राइजिंगली एक जंप देखने को मिला 105 मार्क्स, एंड 2017 में 65 मार्क्स। तो आप एक यहाँ पे अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आप मान के चल सकते हो कि नियरली 75 मार्क्स का पेपर आपका सोसाइटी में से पूछा ही जाएगा। सोसाइटी के जरा सिलेबस की बात करें तो सोसाइटी का सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है, जैसे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी के क्या फीचर्स होते हैं, जैसे ना कि हमारा डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, किस तरह से लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, और भी डिफरेंट टाइप की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी आ जाती है, फूड्स में कुजीन्स में डाइवर्सिटी आ जाती है, क्लोथिंग में डाइवर्सिटी आ जाती है हमारे ना, और डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी, कुछ और फीचर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी किस तरह से हमारा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है ना, सेकुलरिज्म, आप सभी इन चीज़ों को जानते हो। उसी तरह से रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, पॉपुलेशन की जिस तरह से हमारी बढ़ती जा रही है उससे क्या क्या इश्यूज आते हैं, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या क्या खतरा है, पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चंस हैं, अर्बनाइजेशन। तो देखने में तो ये सारे ना जो भी टॉपिक्स हैं काफ़ी रिलेटेबल लगते हैं, हमने इन चीज़ों को कभी न्यूज़पेपर के अंदर कभी ना कभी पढ़ा हुआ है, पर किस तरह से हमें आंसर राइटिंग अच्छे से करनी है वहाँ पे यहाँ पे ना आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ सोसाइटी। उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक कम्युनलिज्म क्या होता है, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ये सभी क्या चीज़ें हैं, ये सोसाइटी के कॉम्पोनेंट में आपको कवर करने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं 2021 की बात करूं तो टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन थे 15 मार्कर्स एंड 3 क्वेश्चंस थे 10 मार्कर्स, तो टोटल 75 मार्क्स का पेपर हमसे पूछा गया था। तो यहाँ देखो कि पॉपुलेशन एजुकेशन के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरह से उसको अचीव किया जा रहा है। क्रिप्टोकरेंसी देखो थोड़ा सा साइंस एंड टेक का कंपोनेंट है, पर पूछा क्या गया है कि किस तरह से ये ग्लोबल सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट किया है, इंडियन सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट किया है। तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी न्यूज़ में हो उसका इम्पैक्ट पूछ सकते हैं वो आपसे सोसाइटी के अंदर। ये पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी किस तरह से कंटिन्यूटी मेंटेन करती है वाइल ट्रेडिशनल वैल्यूज। तो बेसिकली होता क्या है कि एक तरफ हम लोग ना काफ़ी पुरानी चीज़ों को भी कंटिन्यू करके रखे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ों में हमने मॉडर्न वैल्यूज़ को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो किस तरह से हम कर रहे हैं, कुछ आपको इनकी ना कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है, और किस तरह से आप वैल्यू एडिशन पॉइंट्स अपने आंसर्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हो वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पे बन जाता है। इंडिया को कैसे सब कॉन्टिनेंट कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना, तो सोसाइटल एंगल से भी आपको थोड़ा इसका आइडिया होना चाहिए। ट्राइबल्स के नॉलेज सिस्टम के ऊपर पूछा हुआ है। गिग इकॉनमी, ये काफ़ी हद तक आप करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन देख सकते हो, राइट। पिछले साल गिग इकॉनमी के ऊपर काफ़ी आर्टिकल्स हमने न्यूज़पेपर्स में देखे थे, एंड कहीं ना कहीं उसको वुमेन एम्पावरमेंट के साथ यहाँ पे लिंक कर से हमसे क्वेश्चन पूछा गया। 2020 का जरा देख लेते हैं कि 2020 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर भी देखो डाइवर्सिटी प्लूरलिज्म किस तरह से ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्ट होते हैं, ये भी काफ़ी हद तक ना रेपिटेड क्वेश्चन है। कस्टम एंड ट्रेडिशंस के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ कोविड-19 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह से इनइक्वालिटीज़ को इम्पैक्ट किया गया है, तो काफ़ी हद तक ये करंट अफेयर से लिंक्ड है। रीजनलिज्म के ऊपर हमने क्वेश्चन देखा हुआ है, तो डिफरेंट क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
और जो मैं आपको बता रहा था ना कि रेपिटेशन बहुत ज़्यादा है सोसाइटी के क्वेश्चन में। एक एग्जांपल देखो, हमारा ना एक थीम है ग्लोबलाइजेशन। अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना सिलेबस के टाइम कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी के ऊपर। अब ज़रा देखो 2020 में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन पूछा था इज डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म इन इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कि क्या ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी को थ्रेट है। ठीक है, 2019 में देखो क्या पूछा गया, आर वी लूजिंग अवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी, क्या हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए हैं कि हमने ग्लोबल आइडेंटिटी को अचीव कर लिया है पर हम लोकल आइडेंटिटी को लूज़ कर चुके हैं। क्या ये बात सही है? देखो काफ़ी हद तक ना जो फर्स्ट में आप चीज़ लिखोगे उसमें से काफ़ी चीज़ों का कंटेंट आपको सेकंड से भी मिल जाएगा। तो एक तरह से ना मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, नहीं सेम नहीं है, पर जो कंटेंट आपको यूज़ होगा ना काफ़ी हद तक दोनों में आपको यहाँ पे सिमिलैरिटी मिलेगी। तीसरा क्वेश्चन देखो कि ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट कल्चरल होमोलाइजेशन वाइल बट ड्यू टू दिस कल्चरल स्पेसिफिसिटीज अपीयर टू बी स्ट्रेंथेड इन द इंडियन सोसाइटी। यहाँ पर भी देखो ये भी सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी काफ़ी ना हर साल ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। 18 में देख लिया, 19 में देख लिया, 20 में देख लिया, 2016 में भी वही चीज़ें पूछी गई कि डाइवर्सिटी में किस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया है। तो सोसाइटी में ना सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, आपने अच्छे से वैल्यू एडेड मटेरियल चीज़ें पढ़ी होनी चाहिए, करंट अफेयर से आप लिंक होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, मान लो कि बात हो रही है कम्युनलिज्म की, ठीक है ना, मान लो कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया, तो आपको कुछ रीसेंट एग्जांपल्स यहाँ पे डेफिनेटली कोट करने ही करने पड़ेंगे कि कहाँ पर रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुआ था या फिर डाइवर्सिटी के ऊपर चीज़ें पूछी गई हैं। तो डाइवर्सिटी आप एक ही डायमेंशन में मत देखो, आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखो, रिलीजियस डाइवर्सिटी देखो, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखो, कुछ और चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, उनको कवर करो, कुजीन्स को देखो, फूड को देखो, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि अच्छा लैंग्वेजेस इंडिया में इतनी ज़्यादा हैं, राइट। कुजीन्स देख लो आप, नॉर्थ इंडिया में किस तरह का खाना मिलता है, साउथ इंडिया में कितना डिफरेंट आपको चीज़ें मिलती हैं। इवन एक तरह से अब तो ना एक फ्यूजन कल्चर भी एक तरह से आ चुका है कि हम डिफरेंट एरियाज़ के लोग डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। एमएनसी कल्चर भी एक नया कल्चर आके आ रहा है जो कि इसको थोड़ा इम्पैक्ट भी कर रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर ना आप डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जितना अच्छे आपके एग्जाम्पल्स होंगे उतना ही बेहतर आपको मार्क्स मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, राइट। और बात करें इसके देखो सोर्सेज की, तो सोर्सेज में ना आपको कुछ ऐसा सोर्स चाहिए जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलें, ठीक है ना। और जैसा मैं आपको बता भी रहा था, हमारे ओनली आईएएस टीम की तरफ से ही प्रहार मैगजीन इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी लॉन्च करी जाएगी थोड़े टाइम के अंदर ही इंडियन सोसाइटी के। यहाँ पर आपको इंडियन सोसाइटी के जितने वैल्यू एडिशन नोट्स होंगे विद एग्जाम्पल्स वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप खुद भी अपने एग्जाम्पल्स को देख सकते हो फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, एंड जितने आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा आप अच्छे अच्छे कोट करोगे उतनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है आपको अच्छे मार्क्स मिलने की इन द एग्ज़ाम। उसके साथ ही अगर आप चाहते हो तो एनसीईआरटी के आप जो इंडियन सोसाइटी वाली बुक है ना उसको भी रेफर कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी एग्जाम्पल्स जो होगी ना वो शायद उतनी रीसेंट ना हो, वो रीसेंट एग्जाम्पल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो उस हिसाब से ही आपको जो इंडियन सोसाइटी का कंपोनेंट है वो उसी हिसाब से बनाया गया है कि आपको अच्छे से इस एग्जाम की डिमांड को कैटर कर पाएँ, राइट फ्रेंड्स। तो हमने हिस्ट्री को भी देख लिया, सोसाइटी को भी देख लिया, तीसरा एक कंपोनेंट बचा है जो है ज्योग्राफी का। तो जरा ज्योग्राफी के कंपोनेंट भी हम एक बार समझ लेते हैं। देखो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो कितने मार्क्स का पेपर था पिछली बार, नियरली 42% मार्क्स का पेपर हमें देखने को मिला था इन 2021, और 42% अप्रॉक्सीमेटली ना ये 100 मार्क्स के आसपास का पेपर हो जाता है। थोड़ा और अगर हम इसको डीप में एनालाइज करें तो आप रियलाइज करोगे कि नियरली 100 एक साल 85 थे, दैट इज 2018 में, एंड उसके पहले भी 100, तो अप्रॉक्सीमेटली ना ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स का पेपर आपका ज्योग्राफी कंपोनेंट से आएगा। तो थोड़ा और इसको अगर डिटेल में जानने की कोशिश करें कि हमारे लिए यूपीएससी ने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन करी हुई हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है ना। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी की बात हो रही है, उसके सेलिएंट फीचर्स के बारे में। उसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं ना, चाहे जैसे 2021 में थोड़ा ऑयल के रिलेटेड पूछा था, किस तरह से वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, थोड़ी हमें लोकेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज क्यों सेटअप होती हैं,
इन चीज़ों को पता होने चाहिए। जैसे आप जानते हो कि मार्केट अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, ठीक है ना, चीप लेबर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, कई चीज़ों को पावर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती हैं, इनका आपको आइडिया होना चाहिए। साथ ही साथ और बात करें तो जियोफिजिकल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स, इनके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। जोग्राफिकल फीचर्स, उनकी लोकेशन, ठीक है ना, एंड किस तरह से वो फ्लोरा एंड फौना को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ज्योग्राफी के कॉरस्पॉन्डिंग यूपीएससी ने हमें प्रोवाइड कर रखी हैं। ज़रा और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 2021 की बात करें तो यहाँ देखो डायरेक्टली पूछा गया कि लैंडस्लाइड के क्या कॉजेज हैं और हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स में किस तरह से अलग अलग हैं, कि हिमालयन रीजन में जो लैंडस्लाइड्स आती हैं उनके पीछे के कॉजेज क्या हैं, वेस्टर्न घाट्स में जो लैंडस्लाइड आती हैं उनके पीछे के क्या कॉजेज हैं, इनको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो जैसा कि अभी जियोफिजिकल फिनोमेना की बात कर रहे थे ना, तो लैंडस्लाइड भी उसमें से ही एक आ गया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। पिछले साल एक्चुअल में 2021 मैंने ना काफ़ी बार न्यूज़पेपर में इस टाइप की चीज़ें थी कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आ रही है, कभी साउथ इंडिया में लैंडस्लाइड आ रही है, हिमालयन रीजन में भी डेफिनेटली बहुत बार लैंडस्लाइड्स देखी गई थी। उसके साथ ही डिस्पाइट इंडिया बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज ऑफ गोंडवाना लैंड, इट्स माइनिंग इंडस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट्स मच लेस टू जीडीपी। ये भी आप जानते हो कि किस तरह से हमारा जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम माइनिंग इंडस्ट्री काफ़ी कम है, इसके पीछे का रीज़न पूछा गया है, तो ये भी आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो। साथ ही साथ किस तरह से वाटर बॉडीज, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन क्या है इस चीज़ के, कि तो ये पर्टिकुलर थीम भी ना काफ़ी रिपीटेड थीम है। इसके ऊपर भी हर साल हमें ना थोड़ा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत क्वेश्चन को मोल्ड करके आप देखना, वाटर बॉडीज के ऊपर भी क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता है। कभी अर्बन फ्लडिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है, फ्लड्स के ऊपर इन जनरल भी क्वेश्चन आते रहते हैं, साइक्लोन्स के ऊपर भी। तो ये सारे काफ़ी ना रेपिटेड थीम्स हैं और ये तभी हमें अच्छे से ना हम उनको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे जब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से अपने एंड पे एनालाइज कर लिया होगा। उसके साथ ही ग्लोबल अक्रेंस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इन 2021, तो कुछ रीसेंट एग्जांपल्स मांग रहा है वो आपसे कि कहाँ कहाँ पे रिसेंटली वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे 2021 के अंदर और उनका क्या रीजनल एनवायरनमेंट पे किस तरह से इंपैक्ट हुआ था, राइट। तो ये पर्टिकुलर देखो एक्चुअल में 2021 में ना टोटल 8 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, इसमें से 4 क्वेश्चन थे 10 मार्कर्स एंड 4 क्वेश्चन थे 15 मार्कर्स, तो इस वजह से 100 मार्क्स का पेपर यहाँ पे था। जो और बाकी के 4 क्वेश्चन थे वो थे ये, जैसे कि अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछा है कि क्या उनकी अलाइनमेंट है, जैसे कि आप एंडीज देख लो, रॉकीज देख लो, इंडिया के हिमालयाज देख लो, ठीक है ना, यूरोप में एल्प्स माउंटेन्स देख लो, जो डिफरेंट टाइप की माउंटेन्स हैं उनका क्या अलाइनमेंट पूछा गया है, नॉर्थ साउथ में है या किस अलाइनमेंट के हिसाब से है, एंड उनका क्या इंपैक्ट होता है लोकल वेदर कंडीशंस के ऊपर विद एग्जाम्पल्स। देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पे तो वो स्पेसिफाई कर रहा है कि एग्जाम्पल्स दो, बट आपको नहीं भी उसने स्पेसिफाई किया तो बेटर हमेशा यही रहता है कि आप अपने पॉइंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू सब्सटेंशिएट करो, ठीक है ना। जब आप चीज़ों को सब्सटेंशिएट करने लग जाते हो ना तो कहीं ना कहीं आपके जो आप पॉइंट दे रहे हो उसको एक वजन मिल जाता है, तो ये चीज़ आपने अपने आंसर में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करनी है। उसके साथ ही आर्कटिक आइस, एंटार्क्टिक आइस की मेल्टिंग किस हिसाब से डिफरेंट है, ठीक है ना, एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल ऑयल का, उसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं, ये अभी मैं आपसे पीछे डिस्कस भी कर रहा था। साथ ही साथ आईटी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन हमें 2021 के अंदर देखा गया है। कुछ और भी क्वेश्चंस है 2020 के, यहाँ पर भी सिमिलर ही पैटर्न था, 4 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्कर्स, 4 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्कर्स। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक फिजिकल ज्योग्राफी के कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आया है सर्कम पैसिफिक जोन के ऊपर, साथ ही साथ डिजर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, हिमालयन रीजन ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो देख रहे हो 2021 के क्वेश्चन जैसे कि ना काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, कभी डेजर्टिफिकेशन के ऊपर पूछ लिया, कभी फ्लड्स के ऊपर पूछ लिया, कभी वाटर बॉडीज़ के ऊपर पूछ लिया, कभी वॉल्केनोस के ऊपर है, कभी लैंडस्लाइड्स के ऊपर है, तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाएगी। थोड़ा और पीछे जाओगे तो और भी सिमिलैरिटीज आपको डेफिनेटली मिल जाएंगी। उसके साथ ही बाकी क्वेश्चन जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है ना, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात यहाँ पे करी गई है, ठीक है ना, फ्लडिंग जो होती है हमारी सिटीज़ के अंदर, अर्बन फ्लडिंग के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ सोलर एनर्जी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, उसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्सेज का क्या हमारा स्टेटस है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ें भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ें आपको कवर करनी है। हमने देख लिया कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना था, सोसाइटी में क्या पढ़ना था, एंड ज्योग्राफी में क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बात करें अगर ज्योग्राफी के सोर्सेज की, देखो ज्योग्राफी का ना सिंगल सोर्स होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफ़ी ब्रॉड चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं, बट
हमारी टीम की तरफ से ना ज्योग्राफी के लिए भी ना एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी गई है। उसके अंदर क्या है, ज्योग्राफी के चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, बेसिकली जो मेंस के लिए जो भी चीज़ें रेलिवेंट हैं वो यहाँ पे एक सिंगल बुक के अंदर कंपाइल करने की कोशिश करी गई है। तो आप इस पर्टिकुलर बुक को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान के अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हो। उसके अलावा जैसे कि ना आपने प्रीलिम्स के अंदर भी अपने नोट्स बनाए होंगे, ठीक है, कुछ एनसीईआरटीज को भी आपने डेफिनेटली रेफर किया होगा, जैसे कि मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो जो चीज़ें आपने ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रखी है ना, उनको बस क्विकली रिवाइज कर लेना है। बाकी जो इंपॉर्टेंट कुछ ना इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड मटेरियल होगा, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, कुछ नया डेटा होगा, कुछ नई रिपोर्ट्स होंगे, किस तरह से मैपिंग को इनकॉर्पोरेट करना है अपने आंसर्स के थ्रू, वो आपको इस पर्टिकुलर बुकलेट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कुछ और आपके डाउट्स हों, चाहे कोर्सेज के रिगार्डिंग हो, ठीक है ना, या बाकी और चीज़ें कुछ इन जनरल आपको मेंस के रिगार्डिंग डाउट हो, तो आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो या info@onlyis.com पे हमें मेल डाल के भी अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ना पूरा का पूरा एक जिस्ट मिला होगा कि GS1 के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। हमने हिस्ट्री देख लिया, सोसाइटी भी देख लिया एंड ज्योग्राफी भी देख लिया, सारे देख लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड क्या क्या सोर्सेज के थ्रू हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ताकि जब हमारा आने वाले टाइम में हमें मेंस लिखना पड़े तो हम उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर प्रिपेयर कर पाएँ। मैं आपको दोबारा रीइटरेट कर दूं, आपको मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक वेट नहीं करनी है। बेटर यही है कि छोटी सी ब्रेक लो एंड आप मेंस के लिए अच्छे से जुट जाओ, क्योंकि ऑलरेडी टाइम मेंस के लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 3 महीने का टाइम है और आपको पता भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं कि ये 3 महीने कैसे निकल जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप छोटी सी ब्रेक लेने के बाद आप अपने मेंस की प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाओ। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी एंड मेक श्योर कि आप इसका अच्छे से यूटिलाइज करो ताकि आप अच्छे से स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर अपनी मेंस की प्रिपरेशन को कर पाओ। सो कीप वर्किंग हार्ड। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। गुड बाय एंड गुड लक।